Good morning, everyone. Today it's 27th of May, and we have actually discussed 3 chapters in our syllabus. And now today we are going to extend the 3rd chapter in terms of competitive exams. 3rd chapter से related कुछ extra facts पढ़ेंगे आज हम, कुछ extra storyline discuss करेंगे जो आपकी NCERT में नहीं है. Okay, we will not actually stick to the syllabus. सिर्फ बुक ही पढ़ना हमारे लिए एजुकेशन नहीं होती है. गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियरली. कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा भी जाननी चाहिए. उनसे हमारा माइंडसेट क्लियर होता है कि क्या कॉन्सेप्ट था चीज़ों के पीछे, और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प मिलती है. ठीक है, तो लेट्स नॉट रश विद द सिलेबस. आज कुछ कॉम्पिटिटिव क्लास के तरीके से पढ़ते हैं. एनसीईआरटी में ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, तो एनसीईआरटी ओपन मत करना. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स फॉर टुडेज क्लास, एंड आज की क्लास को 2 बार ज़रूर पढ़ना. ओके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स लाइफ टाइम के लिए क्लियर रहें. और एनसीईआरटी में ये सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, सो डोंट रिलाई टू इट. जस्ट वॉच द क्लास, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, हमने देखा था कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारे पास कोई. हमें रूल्स एंड लॉज कैसे मिलते थे? बाय एक्ट्स इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करती थी इन द फॉर्म ऑफ सम एक्ट्स. पिट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, एंड देन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट. देयर वर सो मेनी एक्ट्स. वो अपना एक एक्ट निकालती थी, उसमें डिफरेंट प्रोविजंस होते थे, डिफरेंट फीचर्स होते थे, एंड दे वर एक्सेप्टेड इन द इंडिया कंट्री. ओके, सो अब जब इंडिपेंडेंट होने वाला था इंडिया, पूरा हम नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल करके जा रहे हैं, और हमारी सिर्फ एक डिमांड है, वी वांट एन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि हमने बात की है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कब ज़रूरत पड़ती है? जब इतनी वास्ट कंट्री की गवर्नेंस है, और उसको अगर हम रूल्स एंड लॉज नहीं बनाएंगे तो हाउ वी विल गवर्न द कंट्री? इतने लोगों को एक साथ सेटिस्फाई कौन कर पाएगा? कौन लीडर होगा? कैसे गवर्नमेंट चलेगी? कौन डिसीजंस लेगा? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज कौन इम्प्लीमेंट करेगा? कौन बनाएगा? ये सब कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ सच लार्ज कंट्री लाइक इंडिया. वी नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन 1934 M.N. Roy, we have discussed this, he put forward an idea. He was member of Communist Party. उन्होंने आइडिया दिया कि इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ठीक है, देन 1934 में उन्होंने कहा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट टाइम क्लियरली द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय M.N. Roy. 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब भाई किसी एक इंडिपेंडेंट आदमी ने एक आइडिया दे दिया है, तो जो मेन पार्टी है फ्रीडम स्ट्रगल की, पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. कैसे पीछे रह जाए? ठीक है, तो 1935 में उन्होंने बोल दिया, वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. उन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दिया. अपनी मीटिंग्स में तो बोलती ही थी नेशनल कांग्रेस. 1931 कराची सेशन हमने पढ़ा है, 1928 नेहरू रिपोर्ट पढ़ी है, तो वो लोग खुद तो डिस्कस करते थे, बट officially in a written form they have demanded this now from the British government that we want a constitution for independent India and we will make it. We don't want your interference. This was clarified by Jawaharlal Nehru in 1938. What he said that we want a constitution for independent India without the interference of outside the country. उन्होंने कहा 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि हमें संविधान चाहिए इंडिया के लिए. पॉजिटिवली वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, बट किसी बाहर वाले का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. बाहर वाला कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो व्हाट ही क्लियरली स्टेटेड कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट. आपने इतने दिन हम पे राज कर लिया, हमें सप्रेस कर लिया, इनफ ऑफ इट. नाउ वी हैव टू गेट रिड ऑफ यू. नाउ वी वांट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे. देखो, एक संविधान को बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं. फिर आता है अगस्त ऑफर 1940. 1940 में अगस्त में एक ऑफर
दिया गया जिसके अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कबूल कर लिया कि ठीक है, इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए, मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर विच प्लान और इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडिया, इन 1940 एंड इन प्लान अगस्त ऑफ, ब्रिटिश सरकार ने कौन से सन में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए, आप बनाएंगे। ये कब एक्सेप्ट किया पहली बार? 1940 में। ठीक है, एक प्लान होता है, एक मिशन होता है। अगस्त ऑफर इसको नाम दिया गया क्योंकि एक्सेप्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया था कि ठीक है, इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखना चाहिए, ऑफिशियली एक्सेप्ट हुई। फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया। क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स कोई थिंग नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। इट वाज अ नेम ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ही वाज द मेंबर ऑफ कैबिनेट ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश के सरकार के मेंबर थे ये, तो ब्रिटेन से ये आए इंडिया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। I will write the spelling for you. Sir Stafford Cripps came to India in 1942 with the Cripps proposal that okay, we will elect now that you will make the government, you will make the constitution on your own. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुस्लिम लीग किस बात पे अड़ी हुई थी कि हम लोग इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते ही नहीं है, हम 2 डिफरेंट कंट्रीज चाहते हैं। पहले तो एक इंडिया और एक मुस्लिम डोमिनेटेड इंडिया। उन्होंने उस टाइम पे नेम पाकिस्तान नहीं दिया था, ठीक है। दे वांटेड 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, दैट इज इंडिया एंड मुस्लिम डोमिनेटेड इंडिया। तो जब तक आप ये पार्टीशन नहीं कर देते हो, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाते हो, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ योर प्रपोजल। दिस वाज सेड बाय मुस्लिम लीग एंड सो दे रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। सो इफ इन अ स्टेटमेंट आई गिव यू दिस लाइन दैट इन 1942 स्टेफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया एंड ही फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या ये सही है? नहीं। क्रिप्स प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। व्हाई? बिकॉज मुस्लिम लीग डिनाइड इट। Muslim League wanted 2 independent states first, then they wanted 2 independent constituent assembly. They did not want it to be part of Indian constituent assembly, so they denied the Cripps proposal. 1940 में अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया ब्रिटिश ने कि आपको संविधान मिल जाएगा, बना लो। 1942 में क्रिप्स आए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स विद हिज टीम, ही केम टू इंडिया। किसने रिजेक्ट कर दिया? मुस्लिम लीग ने। सोचो कहाँ से बनने स्टार्ट हुआ था, 1934 से 42 आ गया है, स्टिल वी आर नॉट अप टू द पॉइंट कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिसाइड हो गई हो। सो अगर आपको लग रहा है कि बहुत इजी सा स्ट्रगल था, जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था लॉन्ग आंसर में, वाज द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन इजी अफेयर, तो उसमें ये भी लिख सकते हो आप, द आइडिया फर्स्ट केम इन 1934 एंड टिल 1946 the national movement was struggling for the formation of constituent assembly. 1934 से लेके 1946 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही फॉर्म नहीं हो पाई थी। इतने ज़्यादा डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में that they were not agreeing to a single point. Now, क्रिप्स प्रपोजल तक कुछ भी नहीं हो रहा है, 1940 तक 42 तक कुछ भी नहीं हुआ है, आपके दिमाग में 42 तक तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। फिर 42 से सीधा 4 साल की छलांग लगा लो। 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान बिकॉज ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी, कैबिनेट होती है जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उसके जो मेन मिनिस्टर्स जो लॉज बनाते हैं फॉर देयर डिपार्टमेंट, वो कैबिनेट कहलाती है। तो ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स उस टाइम पे इंडिया आए थे, कैबिनेट मिशन लेके 3 लोग आए थे। और फिर उन्होंने फीचर्स में ये दिया कि ठीक है,
we will somehow listen to the demand of Muslim League. उन्होंने completely agree नहीं किया, partition भी नहीं दिया था cabinet mission plan में, but they somehow agreed that okay we will give some importance to Muslims, अपने लिए laws वो खुद बनाएंगे, and they were accepting some of the part, but still Muslim League was protesting, दंगे होने लगे, okay, इतने ज़्यादा दंगे रियॉट्स हो गए कंट्री में that we want independent, so उस टाइम पे फिर डिसाइड हुआ कि 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हमें बनानी ही पड़ेगी, तब जाके पार्टीशन हुआ था और तब डिसाइड हुआ था कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हो सकती हैं, बट स्टिल दे वर पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी तक भी मेन डिवीजन नहीं हुआ है। नाउ आ जाओ आप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कब हुए थे? 1946 में हमने बात की थी। The elections to the Constituent Assembly took place in 1946. अब Constituent Assembly में हमने डिसाइड, Constituent Assembly होती क्या है? जो आपका Constitution लिखेगी, body of members which were going to write the Constitution were members of Constituent Assembly. ठीक है, Constituent Assembly किसे कहा गया? उन लोगों का ग्रुप जो हमारा संविधान लिखने वाला था, that was known as Constituent Assembly. Total 389 members, 296 from British provinces, 93 from princely states. 296 from British provinces. British provinces कौन से थे? The area or the states which were under the direct rule of British, जिन पे डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल था, कोई भी इंडिया का मेंबर वहाँ का रूलर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो हो रहे थे जो ब्रिटिश सरकार चाह रही थी, वहाँ के हिसाब से ही लॉज बन रहे थे, ठीक है, वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। कौन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे रूल्स एंड लॉज कौन बना रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेकेंड इज प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे लोकल रूलर जो उस एरिया के थे, जैसे हमने डिस्कस किया जयपुर के राजा, जोधपुर के महाराणा, ठीक है, आप नीचे जाओ साउथ में कोई लोकल लीडर हो, मराठास, ये जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल नहीं था, एक लोकल हेरिडेटरी रूलर था, एक राजा था, एक नोबल था जो अपने राज्य को अपने हिसाब से चला रहा था। ब्रिटिश प्रोविंसेस का डायरेक्ट रूल उस पर नहीं था, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का राजा देखता था, उसकी प्रजा होती थी, ब्रिटिश रूल वहाँ पे नहीं था। तो 93 स्टेट्स इन प्रिंसली स्टेट्स को दे दी और 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस को। अब सीट्स क्या सब राज्यों के लिए बराबर होंगी कि यूपी को भी आप 40 सीट दे दो, हरियाणा को भी 40 दे दो, तमिलनाडु को भी 40 दे दो, क्या सेम होगा? नहीं, द सीट्स वर अलॉटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन। इसको समझना, रिस्पेक्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए यूपी में, यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, 2000 मेंबर्स हैं, बट हरियाणा के मेंबर्स ओनली 400, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूपी के मेंबर ज्यादा होंगे या हरियाणा के? यूपी, क्योंकि पॉपुलेशन जहां की ज्यादा है वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा चाहिए, इसलिए जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग द पॉइंट दैट इन द केस ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस द सीट्स वर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। दैट मीन्स in the area where population will be higher, the representatives from that state will be higher in the constituent assembly. जिस राज्य में ज्यादा लोग होंगे वहां के ज्यादा प्रतिनिधि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब ये जो सीट्स पे डिवाइड हुई, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल में मुस्लिम और सिख के अलावा सब आ जाएंगे, पारसीज, हिंदूज। अब आप कहोगे कि हिंदू इतनी डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, मेजॉरिटी थी, तो हिंदू को मेन कैटेगरी क्यों नहीं बनाया गया, जनरल में क्यों डाल दिया? बिकॉज सिख और मुस्लिम की जो लीग थी उस टाइम पे, ये लोग जो अपने लिए स्ट्रगल लड़ रहे थे, अगर इन्हें इनकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती मुस्लिम लीग को, तो फिर ये लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते।
जनरल की सीट्स तो आ ही जाएंगी, ये भी पॉपुलेशन के हिसाब से है। जनरल अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा हुए, जैसे हिंदू ज़्यादा हुए तो जनरल की सीट ज़्यादा होंगी, मुस्लिम ज़्यादा हुए तो मुस्लिम्स की सीट ज़्यादा होंगी, सिख ज़्यादा हुए तो सिख्स की सीट ज़्यादा होंगी। तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था हिंदूज को, उनको अपने पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी। बट मुस्लिम सेटिस्फाइड थे कि हमें इन्होंने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी माना है एंड वी आर नॉट डिनाइड ऑफ आवर राइट्स। अब इसमें जो मीटिंग हुई दिसंबर में, फर्स्ट टाइम दिसंबर में मीटिंग हुई, तो मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 389 में से सिर्फ 211 मेंबर्स। व्हाई? क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं आई, हमें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स नहीं आए, दे डिनाइड द एंट्री टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कहा कि हम अपना रूल खुद कर लेंगे, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट देन सरदार वल्लभ भाई पटेल के, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया एंड दे गॉट टुगेदर। ओके, वरना प्रिंसली स्टेट्स को क्या चॉइस दे दी गई थी? क्या चॉइस दी गई थी माउंटबैटन प्लान में? माउंटबैटन प्लान क्या था, हमने डिस्कस किया था। The plan which actually partitioned the country on religious differences, जिस प्लान के अंतर्गत इंडिया का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी, वो प्लान था माउंटबैटन प्लान। माउंटबैटन वाज द मैन, द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया कंट्री एट दैट टाइम, हु एक्चुअली डिक्लेयर्ड दैट। उनके नाम से ही प्लान बना है माउंटबैटन प्लान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लान के हिसाब से पार्टीशन हुआ था, माउंटबैटन प्लान। माउंटबैटन प्लान में ही उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस दे दी थी, अगर आप चाहो आप इंडिया के साथ जा सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ, एंड इफ यू डोंट वांट टू बी बोथ ऑफ देम यू कैन बी योर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। आपको जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से किसी के साथ जाना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो मिले नहीं, ना मुस्लिम लीग आई और ना ही प्रिंसली स्टेट्स आए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देती हूँ आपको, that in the first meeting of Constituent Assembly there was no rule of Muslim League and princely states. True, because the members of Muslim League and princely state denied the entry to the Constituent Assembly and they did not took part in it. एक और statement, 211 members participated in the Constituent Assembly's first meeting. True, ठीक है। इन 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, पहली मीटिंग हुई। अब पहली मीटिंग है तो कौन प्रेसिडेंट बने? कोई तो प्रेसिडेंट भी लेना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब इलेक्शन थोड़ी करवाओगे पहली ही मीटिंग में। तो जो ओल्डेस्ट मेंबर है ग्रुप के, फ्रांस में भी यही होता था, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे बुजुर्ग थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद Sinha. So the oldest member of the Constituent Assembly was appointed as the temporary president for that time. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस टाइम के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर? बना लिया, लेकिन आप इलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो टेम्परेरीली बनाया था हमने। तो इलेक्ट करने के बाद हमने ये पढ़ लिया है और मैंने असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दे चुकी हूँ। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 से लेके पूरा स्ट्रगल चला। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई, मीटिंग की, 3 साल उन्होंने लगभग लगाए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। 3 साल लगाने के बाद 1949 नवंबर में वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इनैक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ? January 26, 1950. That's why we celebrate 26 January
as Republic Day. I hope this lecture is clear to you. ये थोड़ा एक्स्ट्रा था बट समझ में आया कि क्या चल रहा था देश में उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. सो क्लियर योर व्यूज. वीडियो को 2 बार देख लेना, कुछ कंफ्यूजन होगा तो समझ में आ जाएगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स कॉन्टैक्ट मी ऑन माय